सबसे पहले मैं आलोक जी आपसे पूछना चाहूंगा, इस मामले में क्या लीपापोती की कोशिश की जा रही है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख दिख रहा है उससे लीपापोती अब संभव नहीं है, क्योंकि 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड भी जांचने की तैयारी है। लेकिन जज साहब ये दावा कर रहे हैं कि भाई वो एक स्टोर रूम था जहां पर बागबानी और दूसरी चीजों का सामान रखा जाता है और वहां कोई भी आ जा सकता है। देखिए, कोई भी आदमी इतना बड़ा कैश क्या वो आसानी से स्वीकार कर लेंगे कि ये मेरा कैश है और अपने आप के गले में फंदा खुद लगा लेंगे? लेकिन उनके घर में इतना कैश बरामद हुआ तो कौन आके बोरी का बोरी रख जाएगा? इन लोगों की तो सुरक्षा भी बड़ी कड़ी होती है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है इनके यहाँ। तो ये एकाएक इतना कैश इनके यहाँ से मिला, ये जले हुए जो नोट किसने जलाया होगा? तो ये पूरा मामला तहकीकात का है। जो भी एजेंसी इस चीज को देख रही हैं वो सूक्ष्मता से इसका मूल्यांकन करें, निरीक्षण करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। लेकिन फर्स्ट हैंड में तो यही लगता है कि ये नोट जस्टिस वर्मा का ही होना चाहिए, या उनके घर का उनके घर में भी जो मिला है ये इस बात। जी, आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है आलोक जी, दोबारा आपके पास वापस लौटेंगे। वरुण जी के पास जा रहा हूं। इसके अलावा हमारे साथ जूही जी भी जुड़ गई हैं। जूही अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, आपका स्वागत है। वरुण जी, जज साहब दावा कर रहे हैं कि भाई ये मेरा पैसा नहीं है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। विश्वसनीयता पे प्रश्न लगना बड़ा घातक है देश की व्यवस्थाओं के लिए। जब संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था बनाई थी तो 3 टायर सिस्टम बनाया, जुडिशरी बनाई, एग्जीक्यूटिव बनाया, लेजिस्लेचर बनाया। तो एग्जीक्यूटिव में तो भरोसा पब्लिक का ज्यादा है नहीं, क्योंकि वो पब्लिक उनके अत्याचार से और उनके डिसीजन से वैसे ही परेशान है। लेजिस्लेचर का भी आपको नहीं बहाल पता है। जुडिशरी में थोड़ा बहुत विश्वास था, भाई कुछ नहीं तो चाहे लेट शेट ही सही आप मुकदमा करते हो, कुछ कुछ तो आदमी को सेटिस्फेक्शन होता था। पर आज अगर किसी हाईकोर्ट जज के इतना करोड़ों का कैश मिल रहा है, अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया एनडीएमसी कर्मचारी कह रहे हैं कुछ दिन पहले भी मिले थे जले हुए नोट। तो जस्टिस वर्मा का ये जो कंटेंशन है कि साहब मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरे घर में किसी बाहर वाले आउटर रूम में कोई भी आ जा सकता है, कोई भी रख सकता है, तो वो समझ से बाहर है। क्यों? सिक्योरिटी कैमरे भी होते हैं, गार्ड्स भी होते हैं, आप सब चीजें दिखती हैं। तो इतना कैश और किसकी हिम्मत हो जाएगी हाईकोर्ट जज के अंदर घर में ले जाकर के इतना कैश रखने की? तो ये जांच हो जाए, उसके बाद साफ होगा, ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट आएगी जब। लेकिन वो जल्दी होनी चाहिए, पब्लिक के सामने आनी चाहिए, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम के ऊपर पब्लिक की विश्वसनीयता जो है, पब्लिक के अंदर जो विश्वास है वो कम नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो सिस्टम है जजेस के नियुक्ति का, जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये सबको पता है। अब उसको बोल सकते नहीं, क्योंकि आपको कोई कंटेम्प्ट लग जाएगा आप जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कुछ बोलोगे। ये भी एक बड़ी दुविधा की बात है। तो जजेस का जो सिलेक्शन होता है ना, वो किस हिसाब से हो रहा है सबको पता है, पूरे देश को पता है किस हिसाब से होता है। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको बदलाव लाने की जरूरत है और इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक बात मैं आपको और याद दिलाऊं, इंडियन जुडिशियल सर्विस की एक प्रावधान था हमारे यहाँ आईजीएस का, वो अभी तक आजादी के 77 साल बाद भी चालू नहीं किया, जबकि आईएएस आईएफएस सब तरह के सिस्टम हो गए। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम सर्विस भी अगर लागू की जाए तो सिलेक्शन होगा, एग्जाम होंगे, उसमें कुछ पारदर्शिता आ सकती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है पारदर्शिता का, जो सिलेक्शन जजेस का प्रोसीजर है। दूसरा, इनका ये जो आ रहा है जजेस के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट भी आप बताइए इंक्वायरी कमेटी बना रहा है, एक्शन ले रहा है, तो ऐसे बिगर कोई रिपोर्ट के या बिगर अंदेशे के तो करेगा नहीं इतना इतना कड़ा फैसला। तो कुछ ना कुछ तो इसमें है ही है। लेकिन ये जुडिशियल सिस्टम पे जो काले बादल अविश्वसनीयता के छा गए हैं, इसको दूर करने की आवश्यकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी कराए और देश के सामने इसके सच को प्रस्तुत करे। लेकिन ये जो है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में भी केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और इसमें बदलाव लाना चाहिए। लेकिन पुरोहित साहब, अगर आप इसी मैटर में किसी एक आम नागरिक को रख दीजिए जी, तो भारतीय कानून के हिसाब से, बीएनएस के हिसाब से क्या होगा फिर? देखिए, बीएनएस तो अब आई है, लेकिन आईपीसी के हिसाब से भी जो करेंसी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ उसको नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ जलाते हैं, तो उसमें भी कानूनी प्रावधान है। अभी वकील साहिबा बताएंगे, उस पर एक्शन किया जाता है। लेकिन नहीं, मेरा सवाल उस संदर्भ में नहीं है। मेरा सवाल इस संदर्भ में है, क्या यही प्रक्रिया चल रही होती
अगर वरुण जी के घर में, जूही जी के घर में, आलोक जी के घर में या मेरे ही घर में सपोज दैट 15 करोड़ कैश का मामला सामने आया था तो विवेक जी, अव्वल तो अपन लोगों के घर में 15 करोड़ मिलता नहीं आसानी से, नहीं, और मैं मिल भी एग्जांपल दे जाता। रहा हूं। जी कोई जी, मिल भी बिजनेसमैन भी जाता हो, चलिए कोई बिजनेसमैन भी हो, कोई पॉलिटिशियन भी हो, तो उनके ऊपर कोई एक्शन होता नहीं है, और जजों को तो वैसे ही प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो वो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो वही तो मैंने कहा, त्वरित गति से इंक्वायरी कंप्लीट हो, और अगर इसमें दोषी है तो तुरंत जो भी एक्शन लेना है पहले तो उनको हटाना पड़ेगा जज की पोस्ट से। वो एक जटिल प्रक्रिया, उसके बाद उन पे एक्शन होकर गिरफ्तारी हो सकती है, पहले हो नहीं सकती है। ये सब चीजें मैंने कहा ना, इसको सॉल्व, आपने जो प्रश्न उठाया बहुत बड़ा प्रश्न है। संसद ऑनगोइंग संसद है, इन सांसदों को प्रश्न उठाना चाहिए कि भाई कोई दागी जज है तो उसको हटाने में देर क्यों, उसको प्रोसीजर को थोड़ा इजी करें, जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करें। तो वो सब चीजें तो जो भारतीय संसद है, सुप्रीम बॉडी है हमारे लॉ मेकिंग बॉडी, उन सांसदों को ये जो इतना प्रकरण 3-4 दिन हो गए इस बात को संसद में उठाना चाहिए, और उस प्रक्रियाओं को जो है फटाफट, जैसे किसान बिल ले आते हैं, कभी और बिल ले आते हैं, इनकी मन में आती जो तो ले आते हैं, खुद को फायदा होता है। जो जुडिशियल सिस्टम को सुधार करने के जो बिल है या उस पर डिस्कशन है, उस पे नहीं चर्चा करते। ये मैंने कहा ना, लेजिस्लेचर की भी कहीं ना कहीं पर जो लेथार्जिसिटी है, उसके हिसाब से उनको भी सोचना चाहिए कि भाई आप देश का जनप्रतिनिधि हो, नेतृत्व दे रहे हो संसद में, इतना बड़ा आपके सामने दिल्ली में कांड हो जाता है और आपको कोई मतलब नहीं है। आपको कानून में जो जो प्रावधान मैंने आपको बताया और अभी और आपको डिटेल में सुनने को मिलेगा, उनमें कोई ना कोई परिवर्तन लाने की प्रयास किया जाना चाहिए। कब तक ये चीज चलती रहेगी? आप देखिए 77 साल आजादी के बाद भी जजों का सिलेक्शन सिस्टम नहीं सुधरा, और कहीं ना कहीं कोई दागी जज पकड़ में आता है, फिर कभी यौन शोषण में पकड़ आता है, कभी किस में पकड़ में आता है, तो फिर उसको कैसे पहले हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी रोक लगा दी, उनके ऊपर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि फटाफट आपने जो उठाया आम आदमी वाली बात कि भाई 30 दिन में इसकी इंक्वायरी कंप्लीट होगी और इन पे जो एक्शन होना है होगा, तो वो चीज तो संसद डिसाइड करेगी। संसद सांसदों को करना चाहिए इस चीज। जूही जी के पास आ रहा हूं। जूही जी, दो चीजें हैं, एक तो जो डिस्कस कर रहे थे अभी हम, वो दूसरा ये कि जज साहब अपने डिफेंस में तो ये कहेंगे ही कि जैसा आलोक जी ने भी कहा कि वो थोड़ी एक कबूल कर लेंगे कि भाई हाँ मैं जानता हूं पैसा कहां से आया, लेकिन अब 6 महीने की उनकी कॉल डिटेल जांची जाएगी। लेकिन अव्वल तो उनका दावा तो यही है कि भाई एक स्टोर रूम है, वहां पर काम करने वाले लोग आते हैं, जो मेंटेनेंस संभालते हैं वो लोग आते हैं, जो बागवानी बगीचा की देखभाल करते हैं वो लोग आते हैं, और किसी ने क्या रख दिया मुझे क्या पता, उन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बाकायदा उन्होंने एक लेटर में लिख कर दिया है। देखिए, ये कह के कि आपका कोई लेना देना नहीं है, आप अपने जो आपकी लायबिलिटी है उससे आप नहीं हट सकते हैं। जो आपके ऊपर इल्जाम लगे हैं, आपको उसको स्ट्रिक्टली ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके अगेंस्ट जो ये बातें करी जा रही है वो आप उसमें कहीं किसी ना किसी तरीके से शामिल नहीं है। तभी सिर्फ हम एक चीज को नहीं देख रहे हैं कि पैसा मिला, उसके अलावा तभी सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बिठाई है। मैं बताना चाहूंगी आपके शो के माध्यम से कि 2 प्रोसीजर हैं जज के, अगर इस तरह के किसी भी जुडिशरी में कि अगर ऐसा करप्शन पाया जाता है तो वहां 2 प्रोसीजर फॉलो होते हैं। एक तो होता है इन हाउस प्रोसीजर, जो सुप्रीम कोर्ट फिलहाल अभी कर रहे हैं, जिसमें 3 चीफ जस्टिस जो हैं अलग अलग स्टेट्स के कमेटी में बैठे हुए हैं, और उस कमेटी को पूरी तरह से इंक्वायरी करा जाएगा और इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। दूसरा होता है इम्पीचमेंट, जो ये कहता है कि आप पार्लियामेंट में एक रिमूवल मोशन पास किया जाएगा, अगर 1/3 मेजोरिटी अगर मिल जाती है पार्लियामेंट से तो उसको प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकती हैं ऐसे जस्टिस को। तो ऐसे केसेस में जहां पे ये देखा गया है, पहली बात तो सबसे पहले तो ये है कि आप उनका रेजिग्नेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि रेजिग्नेशन नहीं होगा तब तक कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग जजेस प्रिवेंशन एक्ट से के अंदर सुरक्षित हैं। इनके पास ये कहते हैं ना डी फैक्टो इम्प्यूनिटी, हमारे लॉ में ये वर्ड कहा गया है कि इनको ऐसी इम्यूनिटी है कि इनके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती जब तक ये सीट पे है। तो अगर रेजिग्नेशन आता है तो रेजिग्नेशन के बाद क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू हो सकता है, और ऐसे ही सिमिलर मामले में 2003 में भी हमने देखा गया है। इम्पीचमेंट का आपने इम्पीचमेंट की बात की, इम्पीचमेंट आज तक कभी हमारे देश में सक्सेसफुल पूरा किसी भी जज के ऊपर हो नहीं पाया, पहली बात। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि क्योंकि इम्पीचमेंट इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो खुद ही रिजाइन कर देते हैं जी, उन्हें पता है कि इम्पीचमेंट होगा उससे पहले कि वो खुद रिजाइन कर लेते हैं। और ऐसा सिमिलर मैटर 2003 में भी सामने आया है, हाई कोर्ट के जज ही थे वो, और उनको फिर कस्टडी में लिया गया। नहीं, लेकिन जज साहब अगर रिजाइन करेंगे तो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बताना चाह रही हूँ कि 2003 में ऐसे सिमिलर मैटर में उनको एक हफ्ते की कस्टडी में भी लिया गया था सीबीआई में, और ये मामला बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। 2003 की बात बता रही हूँ मैं, हाई कोर्ट की।
दिल्ली हाई कोर्ट की, क्योंकि रेजिग्नेशन जब तक नहीं होता है तब तक इनके पास इम्यूनिटी है। जैसे ही रेजिग्नेशन होगा तब आप उसी क्रिमिनल एक नागरिक की तरह आप गिने जाएंगे और आप पे वो सारी कार्रवाई, सारी धाराएं सब लगेंगी जो एक आम नागरिक के ऊपर होती है, और आप उसी तरह से आंसरेबल है क्योंकि अभी आप सीट पे हैं, आपके पास एक डी फैक्टो इम्यूनिटी है। उसी का फायदा उठाते हुए लोग इतना बड़ा कदम उठाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद कुछ नहीं हो सकता है। खैर, जब तक अभी ये सब चीजें साबित नहीं होती तो ये कहना अभी हमारे लिए कुछ प्रॉपर नहीं है कि वो गुनहगार है कि नहीं। बट हाँ, करेंटली अगर देखा जाए जिस तरीके की एलिगेशंस उन पे लगे हैं, मुझे लगता है रेजिग्नेशन तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप हो। क्योंकि न्यायपालिका को हम बहुत ही इंडिपेंडेंट मानते हैं। न्यायपालिका के लिए बहुत ही लोगों को, एक नॉर्मल आदमी भी जो बिल्कुल जो किसी से नहीं डरता या जो किसी जो समाज से या फिर जो समाज में पिछड़ जाता है या फिर जो नाइंसाफी का शिकार होता है, बेईमानी का शिकार होता है, वो किसकी तरफ देखता है? सबसे पहले अदालत की तरफ देखता है और जज को भगवान की तरह देखता है कि जज साहब सही गलत का फैसला करेंगे और सही के हक में फैसला सुनाएंगे। लेकिन ये मामला इंपैक्टफुल है। वैसे हमारे देश में हम जब इस गंभीर मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं तो इसे मीडिया ट्रायल के तौर पर देखा जाता है। कहते हैं कि भाई मीडिया ट्रायल हो रहा है या मीडिया ट्रायल हो गया, लेकिन एक जज के यहां से इतनी बड़ी रकम मिलना, अब पता नहीं उनका रिलेशन है कि नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। चूंकि बार बार कह रहा हूं, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है अभी और अभी इसमें बहुत सारे पहलू सामने आने बाकी हैं। लेकिन एक जज के घर पर मिलना ही न्याय व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। पारदर्शिता को इंपैक्ट करेगा। जोई जी, उसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। जी सर, जैसे कि मेरे पहले दो वक्ता ने भी बोला कि कोलेजियम सिस्टम को ही चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखें कि मैं थोड़ा सा इस पे लाइट देना चाहूंगी कि 2008 में 13 में इनके ऊपर कोई एक एफआईआर भी हुई है, अगर आप देखें तो, जो कि एक शुगर मिल के मामले में भी इनका एफआईआर हुई थी, जिसमें कि ये उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे ये थे। उसके बाद जब इनकी एफआईआर को रद्द किया गया तो उसके बाद ये जो है ऐसे एज अ जज एलिवेट हुए। पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये एज अ वकील काम कर रहे थे। तो मेरा ये पूछना है, मेरा ये मानना है कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई एक क्रिमिनल एंटीसीडेंट रहा है या किसी भी तरीके की एफआईआर रही है, तो बिना उसकी पूरी तरह से जांच किए, या अगर चलो एफआईआर रद्द भी कराई गई, इस तरह के एलिवेशन क्यों और इतनी जल्दी क्यों? और बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो शायद डिजर्विंग हैं और वो एलिवेशन तक नहीं पहुंच पाते। तो कुछ चीजों को हमें, जब हम देखते हैं कि पास्ट रिकॉर्ड्स भी देखा जाता है हर चीजों में, तो ऐसे पास्ट रिकॉर्ड की बात क्यों नहीं करी गई? जिस टाइम हम एलिवेशन, हम वही क्यों नहीं रोकते चीजों को कि बाद में ऐसा करप्शन देखें? ठीक है, मैं आलोक जी के पास जा रहा हूं। आलोक जी, क्या कहेंगे आप? देखिए विवेक जी, 2018 में इनके ऊपर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था और उसके बाद ये एलिवेट हो गए। ये बात समझ में नहीं आई, जिस आदमी के ऊपर केस चल रहा हो वो एलिवेशन कैसे प्राप्त कर लिया। और दूसरी चीज, जो इम्यूनिटी की बात कर रही थी जूही जी, ऐसे लोगों को अगर थोड़ा भी सिंसियरिटी होगा अपने दिल के अंदर तो उनको इमीडिएटली रिजाइन कर देना चाहिए और जो प्रक्रिया है उसमें अपने को एक्सोनरेट कराना चाहिए अगर ये दोषी नहीं है तो। लेकिन अगर इनके घर से कैश मिला है तो दूसरे आदमी का कैसे हो सकता है? मेरे घर में अगर कुछ मिलता है तो दूसरे आदमी का कैसे हो सकता है? और अगर वो जला भी है तो मेरे घर के लोगों ने ही जलाया होगा। बाहर का आदमी आके क्यों जलाएगा? वो तो लेके भाग जाता है उस कैश को, अपना कुछ काम कर लेता। इसीलिए कमेटी बनाई गई है। मैं आपको बता दूं, इसीलिए कमेटी बनी है। एक चीज मैं बता दूं विवेक जी आपको कि जुडिशियरी में करप्शन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है हिंदुस्तान में। खासकर लोअर कोर्ट्स में आप जाइए, एक एक जजमेंट बिकाऊ है और ये चीजें बरसों से हो रही हैं और ये बढ़ गई हैं, ये कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जबकि वो अंतिम मंदिर है जहां पे लोग अपने बातों को ले जाकर, लेकिन आलोक जी चाहते हैं। ये आपका अपना मंतव्य हो सकता है, आपके जो आपने कुछ देखा उसके हिसाब से हो सकता है, उसके आधार पे हो सकता है। बगैर एविडेंस के, बगैर किसी तथ्य और सबूत के हम सारे जजों को और पूरी न्यायिक प्रक्रिया को इस तरह से
सवालों के घेरे में मैंने नहीं ला ये नहीं सकते कहा हैं। सारे जजेस, जी, मैंने कहा कि निचली अदालतों की बात की, मैं इवन निचली अदालत अदालतों की भी बात कर रहा हूं। यह आपका अपना वक्तव्य हो सकता है, और चूंकि आप इंडिया डेली पर हैं तो ये इस बयान की जिम्मेदारी आपकी है सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर पारदर्शिता नहीं है या कम है तो आएगी कैसे आलोक जी? इसके लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। जो ये करप्शन चारों तरफ फैला हुआ है, उसके लिए कोई न कोई रास्ता तो सब बड़े बड़े जो लोग हैं, ज्ञानी लोग, उनको बैठ के इसका कोई निराकरण करना होगा। क्योंकि इस बात को आप मान लीजिए कि करप्शन कम होने का, मैं सिर्फ जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल बात कर रहा हूं। करप्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी करप्शन में पिसता चला गया है और पिस रहा है। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से उसको काम कराना हो, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जी, जो बगैर कुछ लिए दिए काम को निपटा देते हैं। ज्यादातर लोग इतना घुमाते हैं फाइल को कि आदमी तंग होकर घुटने टेक देता है कि भाई मैं काम करूं या मैं इन्हीं के पीछे पीछे दौड़ता रहूं। इसके लिए सरकार को कोई ऐसा तंत्र निकालना चाहिए, कोई ऐसी व्यवस्था जो नहीं, ये केस तो इन्वेस्टिगेट तो हो ही रहा है। जूही जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसके वरुण जी आपके पास आ रहा हूं। जूही जी। जी मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि सर ऐसा कोई भी कहना कि सारी जुडिशरी, अगर मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए हम खुद एक इस जुडिशरी से बंधे हुए हैं। हम खुद एक इस प्रोफेशन में पिछले 17 सालों से हैं। मैंने ऐसे बहुत रेवोल्यूशन आते भी देखा है बिकॉज ऑफ जुडिशरी ओनली। आप देखिए कितने ऐसे जजमेंट आए, चाहे वो ट्रिपल तलाक रहा हो, चाहे फिर वो 125 में गुजारा बट्टा रहा हो डिवोर्स वुमेन को, या किसी भी तरीके के जजमेंट्स ही हैं जो आज आम नागरिक जिस तरीके से जी पाता है। ऐसे प्रेसिडेंट सेट किए गए हैं जुडिशरी न्यायपालिका ने, जहां पे हम आम तरीके से जी पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का जजमेंट हो, किसी भी तरीके का। तो ये कहना कि पूरी जुडिशरी बिकी हुई है या ऊपर से लेके नीचे तक लोअर कोर्ट्स हाई कोर्ट्स, ये कहना बिल्कुल ही गलत है और बहुत ही बेबुनियाद स्टेटमेंट है। किसी एक इंसान के घर में इस तरह का कैश पाए जाने पे ये नहीं कहा जा सकता कि सब लोग इसी तरीके से सोच रहे हैं। और अभी मैं ये फिर बोलूंगी कि कैश पाना एक अलग बात है और उसका रियल हर चीज का एक पूरा एविडेंस और पूरा एक समय दिया जाता है अक्यूज को या किसी भी इंसान को अपनी पूरी बात साबित करने का। तो जो यशवंत वर्मा जी को भी पूरा समय दिया जा रहा है, एक कमेटी बनाई इसलिए गई है कि उस पे सारी बात रखी जाए और उनको पूरा समय मिले कि वो उनका क्या कहना है, और कमेटी की पूरी इंक्वायरी होने के बाद ही ऐसा कोई डिसीजन लिया जाए। नहीं, सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी अब क्वेश्चन के दायरे में है। सबसे मूल मुद्दा आज की तारीख में वही है वरुण जी, ट्रांसपेरेंसी चैलेंज हुई है जुडिशरी में। हालांकि ये केस अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक किसी को भी आरोपी या फिर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंसी तो चैलेंज हुई है। वरुण जी, मैंने विवेक जी शुरुआत में उठाया, पहले जजेस जो बनते थे, आलोक जी के शब्दों में हो सकता है कुछ हेरफेर है, लेकिन ये बात उनकी सही है। पहले जो जजेस नियुक्त होते थे विवेक जी, वो घर में जज बनने के बाद से आम आदमी से मिलना ही बंद कर देते, इवन रिलेटिव से भी नहीं मिलते। तो एक मॉरलिटी एथिक्स का एक स्ट्रक्चर खड़ा था पूरे देश के अंदर। धीरे धीरे क्या हुआ कि सेटिंग होने लगी, कोई अपने अपने हिसाब से पद प्राप्त करने लग गए, नेता भी उस हिसाब से बनने लग गए। तो धीरे धीरे जो करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, ये समाज में पॉलिटिकल करप्शन, हर तरह का करप्शन समाज में फैलने लगा। फिर नोटबंदी आई, उससे बैंकों तक में पहुंच गए। ऐसे कई स्टेप्स हुए जो करप्शन हमारे देश में हर तरह से एक मानसिकता ही करप्शन की हो गई। बिगर का मत, पहले लोग क्या पैसे खाते डरते थे, कोई देखने लिए। आज तो आप कहीं भी जाओगे ओपनली पैसे खाने लग जाते हैं। आपको अच्छा उसमें क्या है, मैं जो आपको सिस्टम बता रहा था वो क्यों हो रहा है। जैसे आपको मकान बनाना, मकान, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, मकान बना रहे हो, नक्शा ही पास नहीं करेंगे। नक्शा पास नहीं करोगे तो आदमी बेचारा परेशान हो गया, तो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देगा, तो तोड़ने आ जाएंगे, तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे उसे एवज में पैसे ले लेंगे, कोई स्टे ले आएगा कोर्ट से, क्या लिया। तो हमको सारे सिस्टम को सुधारना। वो कैसे सुधरेगा? सबसे पहले तो जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें जजों की जो नियुक्ति, मैंने कहा सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसमें प्रोविजन था आईजेएस का, उसको ये लागू नहीं करना चाह रही सरकारें। क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसीजर आ जाएगा तो फिर जो नेता है या एग्जीक्यूटिव, खास तौर से अगर जिला जज सेलेक्टेड होकर आएगा तो जो जिला कलेक्टर सेलेक्टेड होकर आता है उसके ऊपर जिला जज की अथॉरिटी हो जाएगी। तो उस चीज को हावी हो रखे, उसको लागू नहीं होने दे रहे। दूसरे कई ऐसे सुझाव, मैं कह रहा हूँ संसद ऑनगोइंग है, संसद चल रही है, कई विद्वान सांसद भी हैं, वो उसमें सुझाव देंगे। तो आपने कहा मीडिया ट्रायल नहीं करता, मीडिया का काम है
इसको जो आरोप लगाते हैं मीडिया के ऊपर, उनको खुद को अपना अंदर मनन चिंतन करना चाहिए कि अगर मीडिया नहीं दिखाएगा, जैसे आप जुडिशरी की बात कर रहे हो, मैं कई बार आजकल आज के समय में मीडिया को इसलिए सैल्यूट करता हूं कि मीडिया छोटी छोटी बात को लेता है तो उसका एक डर तो रहता है देश के अंदर, तो आम आदमी को उससे कम से कम एक सुरक्षा मिली हुई है मीडिया के कारण। आज मीडिया नहीं होगा और जुडिशियल सिस्टम से उसको नहीं मिल रहा तो बेचारा तो खत्म हो जाएगा। तो जुडिशरी में डिले बहुत है, जुडिशरी में डिले इतनी है कि जो अभी ट्रायल कोर्ट की चर्चा चल रही थी उसमें क्या है, अभी आप उसको नोटिस दोगे, फिर उस प्रोसीजर में उसको आप दावा पेश करोगे या कोई केस करोगे, फिर उसकी पुलिस इंक्वायरी होगी या जुडिशियल इंक्वायरी होगी, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो बुजुर्ग हुए या लेडीज हुई, लड़कियां हुई, वो कब तक वहां पर जाएंगे? तो थकाने वाला जो प्रोसेस है ना, उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। तो एक बहुत सी चीजें आज के टाइम में जो समस्याएं आ रही है उसको रिफॉर्म की आवश्यकता है, लीगल रिफॉर्म्स मैं इसको कहूंगा और जुडिशियल रिफॉर्म्स कहूंगा। एक आया था जस्टिस कृष्णा अय्यर के टाइम से, अब तक पीआईएल जो है ना, एकदम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एकदम जुडिशियल रिफॉर्म आया, एक्टिविज्म आया, जुडिशियल एक्टिविज्म हम कह सकते हैं। पीआईएल के माध्यम से बहुत चीजें में सुधार आया। उसके बाद हो सकता है कोई गलत पीआईएल भी लगाने लगे निजी स्वार्थ के लिए, वो रिजेक्ट कर देते, उसमें कॉस्ट लगा देती है कोर्ट्स जो है, तो वो एक सिस्टम में सुधार तो आया ना, जुडिशियल एक्टिविज्म आया। तो मैं कह रहा हूँ लेजिस्लेचर का एक्टिविज्म की जरूरत है। संसद आप बढ़ाइए 5 दिनों, क्या जरूरी है आपको 4 अप्रैल तक करो, 15 अप्रैल तक करो, 20 अप्रैल तक करो, 24 घंटे चलाओ संसद। जनता के पैसों के से ही आप कर रहे हो, जनता के लिए आप चुन के आए हो। आप क्यों अधिकारी बन रहे हो भाई 10 से 5 या 11 से 6 चलाएंगे संसद? चलाओ आप, सैटरडे संडे किस बात की छुट्टी? चलाओ, मैंने तो कई बार कहा आप 1 महीना पूरा चलाइए, 24 घंटे चलाइए, 24/7 चलाइए। और ये जो मुद्दे मीडिया पे भी देखने को मिलते हैं, अखबारों में भी देखने को मिलते हैं, आम जनता से भी लोगों को इनपुट लेना चाहिए, सांसदों को, और उसमें रूल्स बनाने चाहिए। अगर नहीं बनाओगे तो ऐसी हालत होती बुरी होती जाएगी। फिर ये जब विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है ना, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, तो फिर अराजकता बढ़ती है। जब अराजकता बढ़ती है तो फिर वो काबू से बाहर हो जाती है। तो कई छोटे देशों में अपन ने देखा, अड़ोस पड़ोस में भी जब अराजकता बढ़ जाती है तो सरकारों के तख्ता पलट होते हैं, आम जनता परेशान होती है। ये चीजों को कंट्रोल तो संसद करेगी और केंद्र सरकार करेगी, जब राज्य सरकारें उससे इन्फ्लुएंस होंगी। तो सबसे पहले तो जो जजों का सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको चेंज करने की जरूरत है। इनको जो इम्यूनिटी प्राप्त है, मैंने आपको फिर कहा कि इम्यूनिटी जो प्राप्त है उस पर कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि आपको आरोप लग गया तो आरोप जब तक क्लियर नहीं हो उस पीरियड में पार्टली इम्यूनिटी दे सकते हो, जजेस हैं तो, लेकिन आप 100% इम्यूनिटी दोगे आम जनता को, जो आपने शुरुआत में उठाया। हाँ, ऐसा हो जाए कि गिरफ्तारी नहीं होगी, बाकी तुरंत ईडी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कम से कम मिनिमम इम्यूनिटी ये रहे कि भाई आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो भी एक नॉर्मल प्रोसेस है वो तो शुरू हो जाए कि भाई ईडी आपके खिलाफ जांच शुरू कर दे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, पैसा कहां से आया इसकी जांच शुरू हो जाए, एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो समझ में आए कुछ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई तो वो जो आप कह रहे हो, वो जो एजेंसीज है उनकी हिम्मत नहीं हो सकती उनके सामने पहले जाने की, पहले वो इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही पुलिस और इनका इन्वॉल्वमेंट होगा, सेंट्रल एजेंसीज का। तो ये इसको सुधार करने की जरूरत है सिस्टम को। जो ट्रायल कोर्ट की बात हो रही है उसका एक सिस्टम, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई, उसमें बहुत लोगों को राहत मिली। इस टाइप से जो फास्ट जो लोगों को जस्टिस मिले वो होना जरूरी है। जजेस का सिलेक्शन प्रोसेस में और इम्यूनिटी, इन 3-4 चीजों को अगर हम सुधार करेंगे हो सकता है लोगों को विश्वसनीयता और रहे और इससे सिस्टम और हमारा थोड़ा सा स्ट्रांग होएगा, जनता को इससे राहत मिलेगी। बिल्कुल। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं जूही जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी देखिए विवेक जी, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने और शरद यादव जी ने दिया था। जब उनका नाम घोटाले में आया था तो उन्होंने इमीडिएट रिजाइन कर दिया था, और जब प्रक्रिया के बाद वो उससे बरी हुए तो वो वापस अपने पोस्ट पर आ गए थे। तो ऐसे लोगों को भी जैसे ही इसमें नाम आया, नाम क्या आया, पैसे भी वहां मिले हैं, इन लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए, उस इम्यूनिटी से बाहर आना चाहिए। एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत इस पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो उससे एक्सोनरेट हो जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर दंड झेलना चाहिए। वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई मैं जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं, जिस व्यवस्था में हूं, उससे मेरे नाम को और साथ ही साथ इस पूरी व्यवस्था को चोट पहुंचने की आशंका है, और चूंकि ये नोट मेरा नहीं है तो इस मामले में जांच जल्द पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक जी 10 जी, वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वरुण जी, आलोक जी ने जो प्रश्न उठाया आडवाणी जी का, शरद यादव जी का, मैं कह रहा हूँ वो तो मॉरलिटी एथिक्स से जुड़ा हुआ है। जो आदमी करप्ट होगा उसमें मॉरलिटी एथिक्स तो होगी नहीं आलोक जी, वो इस्तीफा क्यों देगा?
तो वही तो मैंने सिलेक्शन प्रोसीजर, अगर आप जैसे नेताओं, पुराने नेता मॉरलिटी एथिक्स होती थी वैसे सेलेक्ट होके आते तो ये स्थिति नहीं आती। तो सिलेक्शन प्रोसीजर चाहे सांसद का हो चाहे जजेस का हो, सबका उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो वो जब तक रिप्रेजेंटेटिव सही नहीं आएंगे संसद में तो उनको इस चीज की परवाह नहीं होगी आम जनता के दुख दर्द की। तो ये आम जनता के तो दुख दर्द है। आज अगर हाईकोर्ट में जज पे आरोप लगते हैं तो जनता क्या सोचेगी? ट्रायल कोर्ट जो आपने प्रश्न उठाया, कई बार नहीं मिलता उसको जस्टिस, तो लोग हाईकोर्ट में चले जाते हैं। रिट्स का प्रोविजन इसीलिए, रिट करते हैं हाईकोर्ट में तो उसका त्वरित जज उनको फायदा मिलता है। लेकिन तो वो विश्वसनीयता देश में कैसे जारी रहेगी उसका प्रश्न है, और वो संसद ही कर सकती है। संसद जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक ये मॉरलिटी एथिक्स का प्रश्न ही नहीं आएगा। आलोक जी, उस हिसाब से वरुण जी, तो जी। बहुत से जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको भी टिकट नहीं देना चाहिए, जिनके ऊपर बिल्कुल नहीं तरह देना तरह के आरोप लगे हुए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल दागी ये कहाँ हो रहा है? हाँ तो वो सब पार्टियों 47% से नहीं, 57% से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दाग लगा हुआ है, और फिर भी वो दोबारा मेंबर पार्लियामेंट बन के आ रहे हैं। आलोक जी, आपने वही तो तो मैं बहुत कह रहा बड़ी बात कह दी। हाँ तो तो राजनीतिक व्यवस्था में सुधार। इस तरीके का अगर सारी पार्टियां मिलकर फैसला लें कि शुचिता वाले लोगों को ही टिकट दिया जाए तो जरूर इसमें सुधार आ सकता है। लेकिन यह परंपरा तो है नहीं। यहाँ तो विनिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसमें और कोई क्राइटेरिया देखा ही नहीं जाता है कि अगर बंदे में विनिबिलिटी है, चाहे उसको ऊपर कितना भी केस लदा हो, और बहुत आसानी से जब तक प्रूव नहीं हुआ है, जब तक ये इनोसेंट है, और बात भी सही हो जाती है। तो ये तो चल ही रहा है और इसको आम जनता झेल ही रही है। आलोक जी, आपने बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया। आपने किस पे उठाया पॉइंट? किस पे किया है? पार्टियों के आला कमान पे किया है आपने पॉइंट। पार्टियों के आला कमान में, इसका मतलब मॉरलिटी एथिक्स नहीं, जो हाई कमांड टिकटों का सिलेक्शन करते हैं। तो जब वहां तक पहुंच गई चीज की मॉरलिटी एथिक्स वहां टॉप पे ही नहीं है, तो फिर ये तो देश का तो गर्त में जाना ही जाना है। ये तो आम जनता, मैंने कहा ना, अराजकता कब आती है? अराजकता कब आती है? वरुण जी, क्या ये सत्य नहीं, ये सत्यता नहीं है जो मैंने कहा? क्या ये यथार्थ नहीं है? मैं यही तो कह रहा हूँ, सत्यता है उसी में। तो अपने को वो, उसके बाद क्या स्थिति आती है देश की? जब राजनीतिक व्यवस्था सड़ जाती है तो उसमें अराजकता पैदा होती है। अराजकता पैदा होती है तो मैंने वही तो कहा, छोटे छोटे देश जो हमारे भारत के आसपास में भी अराजकता देखी गई, वही भारत में ना आ जाए उस चपेट में। तो आम नागरिकों को उसको सोचना पड़ेगा। जो आज विवेक जी ने इसको टॉपिक को लिया है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल, मैं कह रहा हूँ पिछले कुछ सालों से है लोकतंत्र को जिंदा रखने में, व्यवस्थाओं को, लोगों का विश्वास एक जागृत रखने में। नहीं तो अगर मीडिया नहीं होता तो आप ये मान के चलिए आलोक जी, पिछले 5 साल की जो स्थिति, 10 साल की, 15 साल की देखें तो देश की स्थिति इतनी विडंबित हो चुकी है कि लोगों का विश्वास, राजनीतिक व्यवस्था, क्यों पब्लिक ये चर्चा करती है? सारे नेता एक से, आगे के शब्द में नहीं प्रयोग करना चाहता। तो वो व्यवस्था, मतलब पार्टी के जो हाई कमांड है, वो मॉरलिटी एथिक्स में आना जरूरी है। सुधार तो बहुत आवश्यक है। सुधार नहीं होगा तो फिर अराजकता के तौर में भारत चला जाएगा। नहीं वही है ना, फिर इम्पीचमेंट पे बात आई। इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे कि जूही जी कह रही थी कि मैटर में पहले रिजाइन हो जाता है, इसलिए इम्पीचमेंट पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन बात फिर से वहीं पर आकर रुकती है। हाईकोर्ट के जज का मकान, सरकारी आवास, वहां सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है जूही जी, एक आम आदमी जा नहीं सकता बगैर परमिशन के, बगैर चेकिंग के अंदर नहीं जा सकता। और सामने से दलील ये दी जा रही कि मुझे पता ही नहीं, हो सकता मुझे फंसाने की कोशिश की गई और किसी ने रकम वहां पर रख दी हो। ना मुझे कोई इस बात की जानकारी, ना मेरे परिवार को इस बात की जानकारी है। ये बात गले से उतरती नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके पास रिकवर हुआ है ये कैश, आपके पास इन द सेंस आपके घर में अगर कोई कैश रिकवर हो रहा है तो वो आपकी कस्टडी में ही है। इसको आपकी कस्टडी मानी जाती है कि आपकी कस्टडी में इतना कैश रिकवर हो रहा है, तो आप ही उसके लिए लायबल हैं, आप ही जवाबदार हैं, आप ही उसका बताएंगे कि ये कैश यहाँ क्या कर रहा है। ये कहना कि मेरे घर में आके कोई रख गया ये, और आपके घर में तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपको पता है हाई कोर्ट के जस्टिस की जो जिस तरीके से इनको सुविधाएं दी गई हैं, जिस तरीके से इनके स्ट्रिक्ट पुलिस की सिक्योरिटी रहती है, जिस तरीके से लोग बिना अपॉइंटमेंट लिए घुस नहीं सकते, उस तरीके से ये कहना कि यहाँ कोई भी आके रख के चला गया, ये कहना बहुत ही ज्यादा इरैशनल है या बहुत अनएक्सेप्टेबल है कि आपकी कस्टडी ही है वो। आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरी कस्टडी में नहीं आता है। क्योंकि आपके प्रेमाइसेस में पाया गया है तो जिम्मेदारी आपकी बनेगी, बाय द लॉ, बाय द लॉ, बाय द लॉ। आपका प्रेमाइसेस है, आपकी कस्टडी मानी जाएगी और आप ही उसके लिए आंसरेबल हैं।
और ये कह के आप अपनी लायबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं कि मेरे घर में कोई और रख गया है, क्योंकि इनके पास पूरी तरीके से सुविधाएं हैं। और साफ सी बात कि जिस तरह से सीसीटीवी, जिस तरीके से कैमरेस के वो हैं, जितनी सिक्योरिटी इनको मिली हुई है, उस तरीके से तो कोई भी इंसान नहीं चाहता। और दूसरी बात ये कि कर्मचारी की अगर बात करी जाए कि कर्मचारी हैं या वहां काम करने वाले लेबर हैं, तो उनके पास इतना पैसा किसी तरह से डलवाना, आपको पता है ये चीज बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। मतलब ये गले से हजम नहीं हो रही कि ये हम माने, ये बहुत ही दुखद है, हमें बहुत खेद है इस चीज का। और मैं ये मानती हूँ बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है इस वक्त जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही है, ये हमारे पूरी फेटर्निटी के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है कि इस तरीके की वीडियोस हम देख रहे हैं। और हम आने वाली पीढ़ी को या हम आसपास रहते लोगों को क्या जवाब दें? अच्छा, इलाहाबाद बार एसोसिएशन काफी इस बात पर नाराज हो गया कि भाई इनका ट्रांसफर वहां किया जा रहा है, इनके एक तरह से होम एरिया कहा जाए या फिर पेरेंटल एरिया कहा जाए। इलाहाबाद बार एसोसिएशन कह रहा है कि भाई आपने ऐसा फैसला क्यों किया, क्योंकि उनको पहले वहां पर ट्रांसफर किए जाने की बात थी, अब तो खैर उनके कामकाज पर रोक लग गई है। तो ये जो फैटर्निटी की बात आप कह रही हैं कि हर कोई नाराज है इस इंसिडेंट से, ऐसा नहीं है कि एक तबका हो जो इनका बचाव कर रहा हो, कोई बचाव नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात है। और चाहे वो बार एसोसिएशन हो, चाहे वकील हो, चाहे वो जजेस हो, सब यही कह रहे हैं कि भाई दाल में कुछ काला तो जरूर है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन का भी यही कहना है कि अगर ऐसा कोई करप्शन पाया गया है या इस तरीके की संदिग्ध अभी अवस्था है, तो ऐसे केसेस में उन्हें दिल्ली से इलाहाबाद ट्रांसफर करना इज नॉट द सोल्यूशन। और उससे होगा क्या? आप इलाहाबाद ट्रांसफर करके क्या किस तरीके से, मतलब क्या इलाहाबाद में ऐसी चीजें अलाउड है? क्या वहां की न्याय पालिका या वहां की जो व्यवस्था है या वहां के जो लोग हैं इन चीज को एक्सेप्ट करते हैं? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न था। शायद इसी वजह से ये चीज उन्होंने वहां कंटेस्ट करी, जो वहां के बार प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने बोला ये चीज। हाँ, बोला, भले ही उनके शब्द थोड़े निंदनीय है, ये कहना कि वो कूड़ेदान नहीं है, ये बोलना मैं ये मानती हूँ कि कहना गलत है। लेकिन हाँ, किसी चीज को अपोज करना और उसका तरीका भी बिल्कुल देखा जाता है। तो अपोज करना बिल्कुल सही था कि उनका ट्रांसफर करने का कोई समझदारी नहीं है, आप यहीं बैठ के पहले उसकी इंक्वायरी करें। और अब तो सुप्रीम कोर्ट खुल के ये वीडियोस कल देने वाले सुप्रीम कोर्ट ने खुल के रिपोर्ट पब्लिक करी है। जो पूरी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुल के अपने सामने पब्लिक करी है, कुछ भी चीज छुपी नहीं है। जैसे कि आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, तो मैं ये बोलूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम ही ये सारी वीडियोस आई हैं और पूरी रिपोर्ट पब्लिक हुई है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कदम है, ये बहुत एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि कुछ भी चीज अब इम्पार्शियल वे में या कुछ भी चीज इनट्रांसपेरेंट वे में नहीं करी जाएगी। इट इज ट्रांसपेरेंट। और बाकी थोड़ा विश्वास तो देखिए अब डगमगाता है लोगों का, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा एक अगर मुद्दा सामने आया, देश के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसा कि लोग एक धारणा बन जाती है लोगों की कि यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि तो पहले ही पैसे खा के बैठे। तो ये धारणा से बाहर निकलना, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट अब एक अहम कदम उठा रही है। जिस तरह से पब्लिक करी गई रिपोर्ट, जिस तरीके से इनका जो इन्होंने जवाब दिया, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है ना अपने देश में। पुलिस आज भी इमेज मेकओवर की कोशिश में लगी है और कोशिश करती है कि भाई उनकी और उनके पब्लिक के बीच जो दूरी है वो खत्म हो। आज तक आजादी के 75-80 साल के बाद भी पुलिस इसी कोशिश में लगी है इमेज मेकओवर हो जाए, और वो इमेज मेकओवर हो ही नहीं पा रही। पुलिस की इमेज जो है आम जनता के बीच में, अब आम जनता पुलिस स्टेशन जाने से पहले 100 बार सोचता है। वो सोचता है कि भाई जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, क्या पता पैसे मांग लिए जाए, क्या पता मुझे टॉर्चर किया जाए, क्या पता उल्टा ही फंसा दिया जाए। ये एक धारणा बन गई है, और वही धारणा अगर जुडिशरी के लिए बन गई तो सोचिए ये ड्रास्टिक इंपैक्ट होगा इसका देश पर, और पूरी एक तरह से सिस्टम पर इंपैक्ट होगा इसका। जी बिल्कुल। और इस तरह से एक बहुत ही गलत मैसेज भी जाएगा हमारी यूथ को, हमारी जो युवा है या फिर जो बच्चे आगे जुडिशरी में सोच रहे हैं जाने के लिए, या जो वकील भाई हैं हमारे, तो इन सब पे ऑब्वियसली गलत मैसेज है, गलत एक इम्पैक्ट जाने वाला है पूरी सोसाइटी में अगर हम इस चीज को ट्रांसपेरेंट नहीं करते तो। क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। ये बहुत डिस्टर्बिंग है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और मैं यही बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और बिल्कुल सरप्राइजिंग वीडियो जिस तरह से आई है, न्यूज पता चली। और इसमें बहुत सी चीजें ऐसी भी है ना कि देखिए, जब फायर जो एक था वहां पे, जो फायर कर्मचारी था जो ऊंची पोस्ट पे रहे, उन्होंने पहले अपना बयान दिया, फिर बाद में बयान बदला,
तो ये अपने आप में बहुत ही चीजें कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बिंग डगमगाती है, हैं, चाहे ये हाँ डिस्टर्बिंग है, बिल्कुल बहुत डिस्टर्बिंग है कि ये आप अपने डिस्टर्बिंग बयान है। से क्यों पलट रहे हैं। आपका जो बयान है, आज आपके बयान पे 100 चीजें टिकी हुई हैं, आपको 100 लोग सुन रहे हैं, आपको सब चीज लोगों को आपका बयान, आप विटनेस, अगर आप हैं वहां तो आप अपने विटनेस को, आप बार बार हॉस्टाइल नहीं हो सकते, तो आपको अपनी एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। और अब उनका जो फाइनल बयान जारी हुआ है वो यही हुआ है कि मैंने कभी कहा ही नहीं कि वहां कैश नहीं बना। तो इस तरीके की जो विटनेसेस हैं और जिस तरीके की जो एक जो बात ये निकल कर आ रही है एक सामने, जो इम्पीचमेंट वाली बात की जा रही है और पावर कम करने का जो प्रोसेस है, उसमें भी हमें लगता है कि उसको देखने की जरूरत है। संसद उसको देखे, सांसद उसको उसमें इंटरवीन करें और वो कुछ प्रावधान लेकर आए, जिससे कि जिसमें कोर्ट बार बार कहता है अलग अलग केसेस में कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर एलिगेशन है वो अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। जी बिल्कुल, और वो बिल्कुल सेम चीज इस केस में अप्लाई होती हुई नहीं दिख रही है अभी तक के हिसाब से। ऐसा लगता है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो सकती है या की जा सकती है। जैसे कि आपने अभी बयान का भी हवाला दिया। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रविंद्र कुमार भी जुड़ रहे हैं, उनका एक मैं रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। एज अ सीनियर एडवोकेट रविंद्र जी, आपने जब इस केस को देखा और इस केस को फॉलो करना शुरू किया और जो तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई वो चीजें देखी, आपके जहन में सबसे पहली क्या बात आई? सबसे पहली बात तो यही आती है कि मेरे ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के, कि वो कहता है कि जजों के घर में इतना पैसा कैसे आया। और सबसे बड़ी बात है कि जुडिशरी जो है वो आखिरी इंस्टीट्यूशन है जिस पे लोगों का विश्वास है। सारी संस्थाएं जो हैं आज के समय में एक तरह से क्रम्बल कर रही हैं, टूट रही हैं, और उन पे लोगों का आस्था और विश्वास बिल्कुल जीरो है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी आखिरी संस्था है जिस पे लोग मानते हैं कि देश के संविधान को बचाने का दायित्व उनके पास है और वो बचा सकते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत विद्वान जो न्यायाधीश होते हैं, मैं कई बार देखता हूँ उनके फैसले ऐसे होते हैं बड़े बचकाने हैं जो किसी के गले नहीं उतरते। जैसे मैं हमेशा मानता हूँ DY चंद्रचूड़ जब हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश थे, तो उन्होंने जानबूझकर पार्टी बनकर महाराष्ट्र में जो दल बदल हो रहा था, उसका नंगा नाच हो रहा था, उसमें उन्होंने जानबूझकर ऐसे फैसले लिए ताकि लोगों को न्याय ना मिले और लोगों का जो है विश्वास जो है सरकारी संस्था में यानी जुडिशरी से हट जाए। उनका एक एक फैसला जो है आपत्तिजनक था। 10 दिन में जिस बात का फैसला करना चाहिए था उन्होंने एक अवैध सरकार को चलने दिया, और उसके पीछे लोग मानते हैं कि पैसा या ही सबसे बड़ी बात है। और जैसे कि आप वीडियो भी देख रहे हैं उसमें भी बात बार बार आती है, लोग कहते हैं देश को गांधी चला रहा है। गांधी का मतलब नोट चला रहे हैं जिन पर गांधी जी की फोटो है। अब ये जो बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पैसे मिले, तो सबसे पहले जब सूचना मिली पुलिस की तरफ से, तो जो जोरबाग का जो फायर स्टेशन है वहां के लोग वहां गए थे, और वहां के लोग क्योंकि सबसे करीब वो पड़ता था तुगलक क्रिसेंट, वहां उन्होंने आग बुझाई। उसके बाद उन्होंने उसकी वीडियोग्राफी की और उसको भी डाउटफुल करने की कोशिश की। और अब जो जस्टिस वर्मा ने कहा है कि भाई ये कोई पैसा रख गया है, तो आप सोचिए कोई आदमी किसी को फंसाने के लिए 10, 20, 50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए तो रख सकता है, लेकिन करोड़ों की रकम एक पहली बात तो लाएगा कहां से और रखेगा क्यों? और रखने के बाद जस्टिस वर्मा को फंसाने के लिए ऐसी हरकत की गई, तो ऐसा तो ये हो सकता है फिर कोई कह सकता है कि चीन या अमेरिका या और पाकिस्तान के लोग जो है हिंदुस्तान के हर न्यायाधीश के घर में 1-1, 2-2 करोड़ रुपए रख देंगे और वो लोग जो है फिर बदनाम हो नहीं, जाएंगे और सिंपल सी हिंदुस्तान बात की है, अगर जुडिशरी किसी को अगर पकड़वाना ही होगा तो आग लगा के क्यों पकड़वाएगा? वो एंटी करप्शन बिल्कुल ब्यूरो को जी। फोन कर देगा, वो ईडी को फोन कर देगा, वो NIA को फोन कर देगा, वो 10 और एजेंसीज है उनको फोन कर देगा और बता देगा कि भाई साहब मैंने उनके घर पे पैसे देखे, आप जाकर पकड़ लो। कोई बिल्कुल। नोट में आग लगा के ही पैसे क्यों पकड़वाएगा? ये तो गले से नहीं, ये तो उतरने देखिए, वाली बात नहीं ये है। तो लेकिन एक जिसे बात कहते आपने हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के लिए कही, वो आपका पर्सनल मंतव्य हो सकता है, एलिगेशन हो सकता है, क्योंकि उसमें आपने पैसों की बात की, तो इस बयान से इंडिया डेली सहमत नहीं है, वो आपका पर्सनल मानना नहीं, हो मेरा सकता है, व्यक्तिगत मानना। हाँ, वरुण पुरोहित जी आपको इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। वरुण जी। मैं उसको हमेशा कहता रहता हूँ। जी वरुण जी। तो जो फंसे हुए जज हैं जिन पे एलिगेशन है, वो बार बार ये आ रही है बात, तो कह रहे मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं पता नहीं था। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज इन लॉ। ये आम आदमी के लिए लागू होता है तो उनके लिए, जज के लिए भी लागू होता है। वो इग्नोरेंट कैसे हो सकते हैं?
जब आप हाईकोर्ट के जज हो, आप लॉ से इग्नोरेंट हो नहीं सकते। आपकी कोठी में पैसा मिल रहा है तो आप इग्नोरेंट हो नहीं सकते, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ऐसा हो। तो ये चीज आप जो कह रहे हो ना, गले नहीं उतरी, बिल्कुल नहीं उतर रही। और अभी वकील साहब रविंद्र जी ने भी बात की ना जज साहब का नाम लेके, मैं नहीं समझता ये उचित है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी भी है कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसको अगर आप इस प्रकार से टीवी पे हम चर्चा करेंगे लेकर के नाम, वो उचित नहीं है। क्योंकि ये एक जुडिशियल सिस्टम के प्रति जो विश्वसनीयता है उसको भी कम करता है कि अगर सीनियर एडवोकेट्स जो हैं वो ऐसी बातें करेंगे बैठ के टीवी पे। दूसरा, जो सीनियर वर्ड का आपने उपयोग किया, इनको रविंद्र जी को पता है सीनियर एडवोकेट भी कैसे बनते हैं आजकल। तो वो सिस्टम सारे सुधार करने की आवश्यकता है, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। जो डेजिग्नेट करते हैं सीनियर एडवोकेट, उसमें भी बड़ा सिस्टम अजीब सा है। तो वो सब चीजें जो है वो देखने की आवश्यकता है। ये एक एक छोटे छोटे से जुडिशियल सिस्टम को सुधार करने की जो आवश्यकता मैं बात कर रहा हूँ, ये संसद ही कर सकती है। तो सारी सुप्रीम बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी जो आप कह रहे हो, सुप्रीम तो संसद है, और सांसदों को समझ ही नहीं आ रहा है, उनके नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। उनको चर्चा करनी है चाहिए इन बातों पर, जो अभी रविंद्र जी प्रश्न उठा रहे हैं नाम लेने की बजाय। अगर संसद इन चीजों पर चर्चा करती तो ये बात ही नहीं होती टीवी के ऊपर। तो सांसदों को इस चीज को चर्चा करने की आवश्यकता है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की, हमारी संसद में इमीडिएट बहस नहीं जुडिशियल होती। रिफॉर्म, इमीडिएट हमारी जुडिशियल संसद रिफॉर्म्स की बहस करने की जगह नहीं है, वहां बहस नहीं होती। स्पीकर और जो चेयरमैन राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर हैं, वो संसद सांसदों को बहस नहीं करने देते। हमारे समाज में बहस नहीं होती, हमारे मीडिया में बहस नहीं होती। आप जो कह रहे हैं कि हमें बात नाम लेकर नहीं कहना चाहिए, मैं कोई ऐसा फोरम आज तक ढूंढ ही नहीं पा रहा आजकल, पिछले 15 सालों से, 10 सालों से, कि जहां पर आप अपनी बात कह सके। कोई किसी को सुन के राजी नहीं है। सिर्फ बहुत सारी चीजें होती हैं, एक तरह का जो ट्विटर पे या एक्स पे बहुत सारी प्रवचन आ जाते हैं, वो सुनते रहो आप, और उससे मतलब कुछ ही निकलता। आप देखिए, किसानों के बिल पास हो गए, उस पर कोई बहस नहीं हुई। जो तीनों जो आपराधिक कानून है, यानी कि बीएनएस, बीएनएसएस और जो एविडेंस एक्ट, तीनों 2 मिनट में पास हुए संसद में। रविंदर जी, और बाकी सारे मैटर तो सांसदों को बाकी पास कर दिया गया। जी रविंदर जी, बाकी मैटर तो छोड़ दीजिए, इस पर्टिकुलर मैटर की अगर बात करें, ये 15 करोड़ वाले मैटर की, इसकी चर्चा भी उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। इसलिए नहीं हो रही, पहली बात तो यह है कि ये सबसे पैसे ज्यादा आए चिंता क्यों करने वाली बात यह और है। जाने कहां थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो ये आए कहां से, क्योंकि कानून के हिसाब से 20,000 से रुपए ज्यादा का नगद आप रख नहीं सकते, ये आज के जमाने का कानून है। अब एक 15 करोड़ रुपए आए क्यों, पहली बात। फिर ये रखे थे तो जाते कहां, कहीं तो जाने थे, बैंक में तो जाने नहीं थे। तो सवाल ये है कि सबकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। लोग तो कहते हैं जी पैसे मिलते हैं। खुद जो जगदीप धनखड़ हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उन्होंने खुद कहा कि बात छुपी क्यों रही, 7-8 दिन किसी को चर्चा नहीं हुई, नहीं तो ये तो बवाल हो जाता पूरे देश में। तो इस देश में बवाल इतने पैसे मिलने के बाद भी नहीं हो रहा। मैं कल एक 3 व्हीलर में जा रहा था, मेरा ड्राइवर नहीं आया था, तो 3 व्हीलर वाला हाई कोर्ट से जब मेरे को लेके जाने लगा तो बड़ी गाड़ियां थी, क्योंकि चुनाव हो रहा था। तो उसने कहा कि यहाँ कोई नोट बट रहे हैं। मैं, नोट नहीं बट रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। कहता नहीं, हम समझे कि वो जज साहब के अगर पैसे मिले हैं तो शायद सब जजों के पास पैसे मिलते होंगे। तो ये आम 3 व्हीलर वाला मुझसे पूछ रहा है। तो आप समझिए कि देश में संस्थाओं की जो विश्वसनीयता है वो जीरो हो गई है। पूरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही होगी कि हिंदुस्तान के जज के घर पैसे मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं, यानी कि 1 मिलियन, 1 बिलियन, ऐसी ऐसी रकम जो है अगर किसी जज के घर मिलती है ऑफिशियल रेजिडेंस पे, तो पूरी दुनिया में हम क्या शक्ल दिखा सकते हैं, हमारी जुडिशरी क्या शक्ल दिखा सकती है। और इसीलिए हमारी सारी संस्थाओं के बारे में देश की जनता को सोचना पड़ेगा। जिन लोगों को हम जिम्मेदार मानते हैं, आप ये मान के चलो, वो देश को सुधारने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है। एमपी हो या विधायक हो, उनका काम होता है करोड़ों रुपए खर्च करके टिकट लेना, फिर करोड़ों रुपए लेके चुनाव जो है जीतना, चुनाव जीतने के बाद करोड़ों रुपए इकट्ठे करना, और इकट्ठे होने के बाद अगले चुनाव में फिर राशि इकट्ठा करना। तो हमारी सारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो आज के दिन पतन के गर्त में जा रही हैं। सिर्फ मनी, मसल्स और मीडिया, 3M जो है देश को चला रहा है, और उसकी वजह से लोगों जो है बड़े परेशान है। उनकी बात कहीं नहीं जाती, कोई सुनता नहीं है, कोई उनकी बात मानता नहीं है। जी। आरटीआई की हालत ये कर दी है सरकार ने कि आप कोई भी आरटीआई लगा दो, आपको जवाब मिलेगा। देश के हित में नहीं है कि आप कोई बात बताई जाए। मैंने माधवीपुरी बुच के बारे में जानने की कोशिश की कि जब ये यहाँ की जो सेबी की चीफ बनी तो इसकी जो आमदनी है या प्रॉपर्टी है कितनी थी, मतलब आप ये कह रहे हैं टॉप टू बॉटम ट्रांसपेरेंसी बहुत चैलेंज है इस देश में। मैं जूही जी का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसमें आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, कहीं कहीं हद तक ये बातें सही हो सकती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरीके से
कहीं ना कहीं ये मुद्दे आते हैं, जिससे पीछे अतुल सुभाष केस में भी देखा गया कि उन्होंने पूरी न्यायपालिका को उंगली दिखाते हुए कि सिस्टम पूरा कोलैप्स हो रहा है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, ये मैं फिर यही बोलूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, तत्व हैं, जहां पे ये पूरे नाम खराब होते हैं, लेकिन अभी भी हम इसी युग में बैठे हैं जहां पे हम डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, जहां पे हम अच्छाइयां भी देख रहे हैं, जहां पे हमने सुधार भी देखा है। तो ये कहना कि सिर्फ 10% या मुट्ठी भर लोगों से हम पूरा देश खराब हो रहा है या पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा या कुछ आगे बढ़ोतरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। देखिए, आज की डेट में एआई का जमाना है, जब नहीं, एआई आ रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर मैटर की जिस लेवल पे चर्चा होनी चाहिए थी, क्या वो हो रही है? नहीं, वो बिल्कुल सही बात है कि चर्चा नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगी कि अभी की हम तो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन सोशल प्रोफाइल्स को जो लीगली न्यूज देती हैं, तो उसमें भी मैंने 1 मिनट पहले ये चीज देखी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली डायरेक्शन दिए हैं कि ना तो आप फोन तोड़ेंगे और ना ही आप ऑल डिटेल्स डिलीट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी अगर इस तरह से निर्देश पास कर रही है और ये पब्लिक हो रहा है, तो ये धीरे धीरे एक कोशिश है, एक अपनी तरफ से कदम है कि जिस तरीके से जो एक बवाल मचा है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये पूरी कोशिश में लगा है, भरसक प्रयास कर रहा है कि जो डेंट हुआ है उसको तुरंत से उसका मेकओवर किया जाए और उसको रिवर्स किया जाए, ताकि जो न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास है वो बनी रहे। देखिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इन्होंने किया उसका तो आने वाले टाइम में सारी जांच पड़ताल करके पता चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या सिर्फ एक यही काम नहीं है कि हम सिर्फ इनको सिर्फ इसी के पीछे हम लग के और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दे, क्योंकि पूरा यूथ, पूरा देश, पूरा एक आदमी, इतने करोड़ों जनता सिर्फ एक ही तरफ देख रही है कि ऐसे मुद्दों में, ऐसे जगहों पे, ऐसे करप्शन में क्या हम न्यायपालिका जाएं, क्या दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि रिपोर्टिंग मैटर्स की बहुत कम है। आज की डेट में लोग कोर्टों में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। कोर्टों में डेट पे डेट की वजह से, कोर्टों की पेंडेंसी की वजह से, कोर्टों में इस तरीके से जजमेंट्स ही नहीं आते, मैटर्स ही नहीं लिस्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। एक एक कोर्ट में 80-80-90 मैटर्स लगे हैं, जजेस की शॉर्टेज है। पिछली अभी कुछ दिन पहले हम न्यूज देख रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो लॉयर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक पे जाने की बात करी, क्योंकि वहां जो मिनिमम जो एक बेंच है जो जजेस की, वो कम है, उससे कम है, उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो इतने प्रॉब्लम्स के बीच में अगर हम इस तरह की खबर को, इतना बड़ा बवाल मचेगा, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी एक चुनौती है आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के लिए, न्यायपालिका के लिए, कि लोगों के अंदर अपना विश्वास कैसे बिठाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये उसी की एक पहल है या कदम है जो ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, जिससे कि लोगों को समझ आए कि जो उन्होंने किया वो उनको उस चीज का परिणाम भुगतना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो उसका जवाबदेही और सब कुछ उन्हीं के ऊपर है कि उन्हें ही अपना जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों, और है तो उस चीज के लिए रिजाइन करना जरूरी है और रिजाइन करेंगे वो। नहीं, और वो जो सिस्टम में चेंजेस की बात कही जा रही है वो भी तो जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम में चेंज तो देखिए ऐसे ही आएगा ना, जब हम जिस तरह से हम देख रहे हैं। नहीं, स्पेशली इस तरह के केस में अगर कोई ऐसा केस सामने आता है तो आप उसमें इम्यूनिटी पर विचार कर सकते हैं। इम्यूनिटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें एटलीस्ट वो एजेंसीज तो इन्वॉल्व हों जिनका काम मनी इन्वेस्टिगेट करना है, मनी ट्रेल इन्वेस्टिगेट करना है। मनी ट्रेल इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं होंगी, पता कैसे चलेगा? जी बिल्कुल, डी फैक्टो इम्प्यूनिटी का जो इन्हें एक प्रावधान है, जो डी फैक्टो इम्प्यूनिटी जो इनको मिली हुई है, उस चीज को एक चेंज, रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी भी इस तरह की सीट पे, तो आप पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आप एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर आते हैं। आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए कि अगर आप सीट पे, तो आपके अगेंस्ट सीबीआई एक्शन नहीं ले सकती। ठीक है, आप जैसा आपने बोला कि आप भले अरेस्ट ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपके ऊपर जो भी जो सर्च इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, एटलीस्ट उन सबको मौका मिलना चाहिए। ईडी को मौका मिलना चाहिए, सीबीआई को मौका मिलना चाहिए अपनी इंक्वायरी करने का, उन्हें वेट नहीं करना चाहिए। इतने में कितनी टैंपरिंग ऑफ एविडेंसेस की भी संभावना है। आज अगर वो सीट पे हैं, कल तक अगर वो रिजाइन नहीं करते, कुछ समय लगता है उस पर्टिकुलर दौरान में, तो उतने पीरियड में कितने एविडेंसेस की टैंपरिंग की क्या आप देखिए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है जूही जी? अभी वो एनडीएमसी के कर्मचारी कह रहे थे कि हमने जो कूड़े का ढेर उठाया, जो सूखे पत्ते उठाए, उसमें हमें जले हुए नोट के टुकड़े मिले। क्या पता, हो सकता है पहले ही उन्हें हटाने की कोशिश की गई हो। देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस। और एविडेंस टेम्परिंग के अभी तक पूरे प्रोमिसेस को ना तो सील किया गया है। जहां पर एक घटना हुई उसे सील करना चाहिए था,
वहां किसी आदमी को जाने नहीं देना चाहिए था। जस्टिस वर्मा को कहना चाहिए कि वो किसी होटल में जाके रहें या जैसे दिल्ली हाईकोर्ट का गेस्ट हाउस है उसमें रहें। उनके मोबाइल को सीज किया जाना चाहिए। उनके जो नियर डियर जितने भी लोग हैं उनके मोबाइल सर्च करके सीज किए जाने चाहिए। पहली आवश्यकता इस समय यह है कि पूरे के पूरे मामले में सारे मीडिया को, जैसे वो हमेशा करते हैं ना कि हसन अली को पकड़ना है तो उसके घर के बाहर कैमरे लेके खड़े हो जाते हैं, ये सारे मीडिया को वहां पर जाकर वर्चुअल एक तरह से धावा बोलना चाहिए, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। और सरकार को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सारे प्रेमिसेस को सील करे और सबके जो मोबाइल है, ये नहीं कहोगे आप टेम्पर मत करो, सबके मोबाइल जो उनके करीबी हैं जिन जिनको कॉल करते हैं उन सबको सीज किया जाना चाहिए। इससे आप एक जुडिशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करें। जुडिशियल इमरजेंसी जब आप डिक्लेयर करेंगे तब पूरे देश का ध्यान जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान और देश के न्यायाधीशों की इज्जत को बचाने के लिए अब वार फुटिंग पे काम कर रहा है। ये नहीं कि मैंने एक लेटर इशू कर दिया उसका जवाब आ गया दूसरे दिन। ये कोई कोर्ट में मुकदमा नहीं चल रहा जिसकी तारीख पड़ेगी और पता लगेगा 20 साल बाद इसका फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट को जागना होगा, जागकर दिन रात काम करना होगा, सारे प्रेमिसेस को सील करना होगा, सारे मीडिया को लाइव रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और इस बात का फैसला मैं आपको कह सकता हूं सिर्फ 72 घंटे में हो सकता है अगर इच्छा हो। और अगर मामले को दबाना है तो आप जो है कब्रों को उखाड़ते हैं, वो किसकी होती है? औरंगजेब की होती है। और ये साक्षात जो सामने एक पूरी हमारे संविधान की लाश पड़ी हुई है उसको हम सोचते हैं कि कैसे उसको कब्र में दफन कर दिया जाए। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? आलोक जी क्या कहेंगे रविंद्र जी के बयान पे? सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील रविंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी बेबाकी और सूक्ष्मता से देश के हालात पर अपने बेबाक वक्तव्य दिए। बहुत कम लोग हैं आज की डेट में जो इस तरीके का दम रखते हैं और दिल रखते हैं। हाँ, इनको जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एलिगेशन किसी का नाम लेके टेलीविजन पर बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन यह सही है इनका कहना कि 3M जो इस देश को चला रहे हैं उसमें विवेक जी एक स्तंभ आप भी हैं। लेकिन आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है, उसको किसी भी जगह से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और यह अंतिम दरवाजा था सुप्रीम कोर्ट, जहां पर लोगों का अटूट विश्वास था कि यहां पर जस्टिस प्योरिटी से होती है। लेकिन आज उसके ऊपर भी कालिक पुत गया है। और जिस तरीके से इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए और जितनी तत्परता से लेनी चाहिए और जितनी आलोक जी मैटर दिल्ली हाईकोर्ट नहीं, दैट इज मिसिंग। मैटर दिल्ली हाईकोर्ट का है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है कि जो एक न्यायिक व्यवस्था है उस पर जो आंच आई है उससे न्यायिक व्यवस्था को बचाया जा सके। हाईकोर्ट और उनका स्थानांतरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसे मामलों में एक मिनट लेट मी स्पीक जी जल्दी से सर। हाँ। जो ईडीआई और सीबीआई का भी जो पुराना इतिहास है, ईडीआई ने इतने लोगों को अपने शिकंजे में लिया है लेकिन मात्र 2.5 और 3% ही कन्विक्शन हुआ है। और ऐसे ही मामला सालों से चल रहा है। समझ में नहीं आता है कि हम जाए, आम आदमी जाए तो कहां जाए, किस जगह जाके वो राहत ले। जी वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? वरुण जी जल्दी से 10 सेकंड में। जागना होगा, संसद के लोगों को जागना होगा और इसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई करनी होगी कि यहाँ का जो तंत्र बैठा जा रहा है उसको किसी तरीके से उठाए और लोगों और जनता में विश्वास लाए। ठीक है वरुण जी। विवेक जी मैं कहना चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया है क्या, जितना उनके पास में पावर्स है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। एजेंसीज उनके अंडर में काम मैंने भी बिल्कुल यही कहा जी। हाँ, सरकार के अंडर में करती है तो सरकार को देखने की बात है। दूसरी बात क्या है, जो बार बार हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और जनता की बात है, आम जनता तो अपने खाने कमाने में व्यस्त हो गई, इतनी महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। तो इसका जो जड़मूल है ना, ये जड़मूल वो है पूंजीवादी व्यवस्था। जब से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के नाम से पूंजीवादी व्यवस्था देश में लागू की है, जो देश भारत के लिए कभी भी सुविधाजनक नहीं है और वो भी इंपोर्टेड व्यवस्था लागू की है, उससे आम जनता परेशान हो गई। जब आम जनता को खाने कमाने को नहीं है, आज ये वकील बैठे हैं, आप दोनों, मैं भी इतना सीनियर हो गया, आप मुझे बताइए कोर्ट में कितने क्लाइंट आ रहे हैं, कितने वकील कमा के खा पा रहे हैं। ये सब चीजें एक अपनी, क्योंकि अपनी फ्रेटर्निटी की बात, सब आप सब जगह देख लो, मीडिया में देख लो, कितने चैनल बंद हो गए, कितने मतलब हजारों की तादाद में देश में बेरोजगार हो गए। तो जब पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसमें मॉरलिटी एथिक्स का कोई स्थान नहीं होता है। जो हम जो चर्चा कर रहे हैं
वो जब समाज न्यूक्लियस होगा ना, न्यूक्लियस जो होता है मॉलिक्यूल का, अगर सोसाइटी होगी, आप सामाजिक चीजें बात सोसाइटी से करोगे ही तो- रिफॉर्म आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं वरुण जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र जी आपका भी, और जूही जी, आलोक जी आपका भी।